कंगना रनौत के आरक्षण विरोधी ट्वीट पर विजय मानकर ने बॉलीवुड की भाषा में दिया करारा जवाब। बोले, काबिलियत है तो टीवी डिबेट में आकर खुला चैलेंज स्वीकार करो। आता माझी सटकली माझा भान सुटतंय, माझा भान सुटतंय। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके इस वक्तव्य के लिए। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा आपको अहमियत देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा इस पर डोमिनेंट व्यू रखती है तो बीजेपी की प्रवक्ता बन जाइए, चुनाव लड़िए, मैदान में आइए, फिर हम आपको जवाब देने के लिए केपेबल है। और आप जो है डिफेंड नहीं कर पाएंगे अपने व्यू पॉइंट को, ये मेरा चैलेंज है। आरक्षण विरोधी ट्वीट और जाति का टैगमार्क लगाकर खुद को क्षत्रिय और राजपूताना बताने वाली बॉलीवुड की अदाकारा कंगना रनौत के खिलाफ ट्विटर पर बायकॉट कंगना ट्रेंड कर रहा है। वहीं उनके बयान के खिलाफ देश में आरक्षण का समर्थन करने वाले कई एक्टिविस्ट और लोग भी कंगना को अपने अपने तरीके से जवाब दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर ने कंगना को ऐसा जवाब दिया है कि जिसका सामना करने की कंगना रनौत में काबिलियत ही नहीं दिखाई देगी। विजय मानकर ने कंगना रनौत से कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे बयान न जारी करते हुए सीधे किसी न्यूज़ चैनल पर डिबेट आयोजित करा ले तो खुला कंपटीशन हो जाएगा। चाहे तो अपने सपोर्ट में अर्नब गोस्वामी जैसे पत्रकार को भी लाए, इससे पता चल जाएगा कि कौन किस जगह के लायक और काबिलियत रखता है। विजय मानकर ने आगे यह भी कहा है कि कंगना रनौत को हमें ज़्यादा अहमियत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि उन्हें लगता है कि उनका आरक्षण के विषय पर विचार प्रगतिशील है तो भाजपा की प्रवक्ता बन जाए, चुनाव लड़िए, मैदान में आइए, फिर हम आपको बताएंगे कि हम कितने सक्षम हैं। उन्होंने कहा है कि कंगना रनौत कभी भी अपने विचारों की रक्षा नहीं कर पाएगी। एक नेशनल पार्टी का सर्वाधिक पढ़ा लिखा लीडर होने के नाते यह मेरा खुला चैलेंज है। सर, अभी कंगना रनौत जी का जो ट्वीट है काफी चर्चा में छाया हुआ है सोशल मीडिया पे। उस ट्वीट में उन्होंने कुछ बातें कही है। उन्होंने कहा है कि आधुनिक भारतीयों ने जाति व्यवस्था को नकारा है, गांव में जो है कानून के वजह से जाति व्यवस्था अस्वीकार्य है, और जो भारतीय संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसने रिजर्वेशन को पकड़ के रखा है। अपने एक दूसरे नोट में कहती है कि वो मैं क्षत्रिय हूँ। इस तरह के वो खुद ही अपने आप को एक वर्ण व्यवस्था में क्लेम भी कर रही है। तो इस ट्वीट का आप कैसे क्या कहेंगे सर इस सारी बातों को लेकर? वैसे तो जो कंगना रनावत जी बोल रही है उस पर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको ये सब चीज़ों पे अगर पब्लिक डिबेट करना ही है तो मैं ये कहूँगा कि ट्विटर पे और इंस्टा पर ना बोलते हुए यदि कोई चैनल पे ऑर्गेनाइज करा ले तो कंपटीशन जो है, डिबेट जो है ओपन हो जाएगा। चाहे तो अपने सपोर्ट में अर्नब गोस्वामी को भी ला सकती है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो बोला उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दोनों तीनों स्टेटमेंट में वो कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रही है। एक तरफ खुद ही वर्ण और कास्ट सिस्टम को सपोर्ट कर रही है कहते हुए कि मैं क्षत्रिय हूँ, और दूसरी तरफ कह रही है कि भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजर्वेशन को जो है वो कास्ट के आधार पर देता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन आए इसलिए क्योंकि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था इसलिए जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एक दूर करने के एक मेथड के रूप में, और जो लोग जो है वो मार्जिनलाइज थे, जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं था, उनको रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, पार्टिसिपेशन देने के लिए और सोशल जस्टिस के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया। और बड़े लंबे डिबेट के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है ये जो है वो सेटल हुआ। और अगर रिजर्वेशन की हिस्ट्री में जाओ तो शाहू महाराज ने सबसे पहले 1902 में कंसेप्ट लाई, और फिर कृष्णदेवराय वडियार जो मैसूर के जो प्रिंस थे उन्होंने इसको अपने स्टेट के अंदर लाया। तमिलनाडु की जस्टिस पार्टी ने इसको सपोर्ट किया, और अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशन बनते हुए नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, राजेंद्र प्रसाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, और डॉक्टर अम्बेडकर जो है वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी उसी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। तो वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो है ये चीज़ें सेटल हुई। अब यदि हमको कास्टलेस और क्लासलेस सोसाइटी की तरफ जाना है तो हमको जो है बहुत सारे एंटी डिस्क्रिमिनेशन और अफर्मेटिव एक्शन में जो इसकी ज़रूरत है। और हमारे कंटेम्प्रेरी कैपिटलिज्म का जो मॉडल है, जो कास्ट कैपिटलिज्म है, जिसमें लगभग 1000 परिवारों के पास 26% से ज़्यादा संपत्ति देश में हो रही है, ये मॉडल को भी जो है वो चेंज करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी बिजनेसमैन को बैंक से लोन देते हो और वो उसका नेटवर्थ 100 करोड़ का नहीं होता, उसको 1000 करोड़ का लोन देते हो, तो क्या ये एक तरह का इकोनॉमिक रिजर्वेशन नहीं है? और वो पैसा फिर रिकवर भी नहीं करते हो, ये क्या एक तरह का इकोनॉमिक रिजर्वेशन नहीं है?
जो भारत के अंदर में आज भी 8 लाख करोड़ रुपए का एनपीए जो है वो नॉन रिकवर्ड है। क्या ये एक तरह का जो है वो इकोनॉमिक रिजर्वेशन नहीं है? जब आप चाइना की कंपनीज को बैन कर देते या कोई भी फॉरेन कंपनीज को बैन करते हैं, उसका एक डिफरेंट रीजन था, चाइना ने अटैक किया उस समय बैन किया, वो जरूरी था, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप ट्रेड में जो है वो ट्रेड सैंक्शंस लगा देते और केवल अपने कंपनीज को प्रमोट करते और फिर जो है आपकी कंपनीज बिजनेस करती। क्या ये एक तरह का इनडायरेक्ट वे ऑफ इकोनॉमिक रिजर्वेशन नहीं है? यदि मैं बॉलीवुड की बात करूं तो बॉलीवुड में जो है वो परिवारों को देखकर और जो है वो कम्युनिटीज को देखकर जो है वो रोल्स दिए जाते हैं। क्या ये एक तरह का जो है वो इनडायरेक्ट वे में जो है वो कल्चरल बेस पर जो है वो रिजर्वेशन नहीं है? अगर ऐसा है तो आप अपने नाम के आगे रनावत को क्यों प्रमोट करती हैं? या जो अभी एक्टर जो गए और आप ही ने कहा कि वो एक्टर जो जिनकी हत्या हुई या सुसाइड हुआ भी वो पता चलेगा सीबीआई केस में, पर आप ही ने कहा था उनके सपोर्ट में कि वो राजपूत बड़े अभिमान से लगाता है। तो राजपूत क्यों लगाना पड़ता है अभिमान से? आपको राणावत क्यों लगाना पड़ता है अभिमान से? क्यों डिक्लेयर करना पड़ता है कि हम क्षत्रिय हैं? और जहां तक वर्ण की बात कर रहे हैं, वेदों की बात कर रहे हैं, यदि आप रनावत जी अगर आप वेदों की बात कर रहे हैं तो वेदों में तो साइंस नहीं है, वो तो अनसाइंटिफिक है, अननेचुरल है। और वेदों में ही जो है वर्ण की व्यवस्था ही है। और वेदा जो श्रुतिज है और मनुस्मृति एक स्मृति है, ये दोनों ही जो है वो अनसाइंटिफिक और अननेचुरल जो है वो डॉक्यूमेंट्स है। और इसके आधार पे जो है एक कल्चर बनाया गया और उसमें कुछ लोगों को कहा गया कि भाई आप पांव के नीचे से पैदा हुए, कोई मुंह से पैदा हुआ। अगर इसका साइंटिफिक एनालिसिस करने जाऊं तो मैं समझता हूं कि आप जो साइंस में इसको जो है वो कोई प्रूव नहीं कर पाएगा कि कोई किसी के मुंह से पैदा होता है, कोई किसी के पांव से पैदा होता है। तो ये जो है अनसाइंटिफिक बातें करना, मैं समझता हूं आप एक्ट्रेस है, शायद पढ़ी लिखी है, आपकी एक्टिंग में सिनेमा देखना नहीं देखना वो अलग इश्यू है कि भाई आप कितनी अच्छे एक्टर है या नहीं है, वो तो लोग डिसाइड करेंगे, उस पर मैं ये नहीं कहूंगा। पर यदि आप थोड़ी भी पढ़ी लिखी है तो ऐसी अनसाइंटिफिक और अननेचुरल बातों को, ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने वाली बातों को प्रमोट करना और फिर कहना कि मैं तो क्षत्रिय हूं, मैं तो अपने बलबूते पे आई, ये मुझे जो है वो लगता है कि सुसंगत नहीं है। एक अच्छे एक्टर को ये शोभा नहीं देता है। और अगर बॉलीवुड के ही भाषा में यदि मैं कहना चाहूँ तो जाते जाते मैं इतना ही कहूँगा, मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं, आप एक महिला हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आपके इस वक्तव्य के लिए बॉलीवुड का एक जो है मैं गाने का जो है वो मेन लाइन मुझे याद आती है, आता माझी सटकली, आता माझी सटकली, माझा भान सुटतंय, माझा भान सुटतंय। मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपके इस वक्तव्य के लिए। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा आपको अहमियत देने की जरूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज्यादा इस पर डोमिनेंट व्यू रखती है तो बीजेपी की प्रवक्ता बन जाइए, चुनाव लड़िए, मैदान में आइए, फिर हम आपको जवाब देने के लिए केपेबल है। और आप जो है डिफेंड नहीं कर पाएंगे अपने व्यू पॉइंट को, ये मेरा चैलेंज है एक नेशनल प्रेसिडेंट और एक पार्टी का होने के नाते और देश का सबसे पढ़ा लिखा और विद्वान लीडर होने के नाते ये मेरा चैलेंज है कि आप अपनी बात को डिफेंड नहीं कर पाएंगी। अगर आप पब्लिक में 1 to 1 में आकर जो है अपने व्यू पॉइंट को होल्ड करना चाहेंगी तो आपको डेमोक्रेसी में हम हरा देंगे, ये बात मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, विद ड्यू रिस्पेक्ट।